आदाब, मेरा नाम डॉक्टर शर्मीन है। आज हम कैंसर और न्यूट्रिशन पर बात करेंगे। ज़्यादातर पेशेंट्स हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि वो न्यूट्रिशन पर फोकस नहीं करते, बल्कि सिर्फ बीमारी या उसके इलाज पर फोकस करते हैं। तो होता क्या है कि न्यूट्रिशन एक ऐसा एस्पेक्ट है जो अक्सर इग्नोर्ड रह जाता है। अक्सर और बेशतर कैंसर के पेशेंट्स मैल न्यूट्रिशन और वेट लॉस से सफ़र करते हैं। कैंसर के मरीज़ के लिए उसका खाली इलाज ज़रूरी नहीं है, उसका खाना और उनका पोषण उतना ही ज़रूरी है। जब खाने की कमी, वेट लॉस या न्यूट्रिशन जब पुअर होता है, जिसको हम मैल न्यूट्रिशन कहते हैं, तो मरीज़ इतना अच्छा प्रोग्रेस नहीं कर पाते ट्रीटमेंट से जितना कि अगर वो वेल नरिश्ड हों। क्योंकि कैंसर ख़ुद एक ऐसी बीमारी है जो नरिशमेंट को पुअर कर देती है, यानी कि नरिशमेंट हमारी बॉडी का कम कर देती है। क्योंकि कैंसर जब ग्रो करता है उसको ख़ुद भी एक सर्टेन लेवल ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए, तो इसलिए वो हमको न्यूट्रिशनली डिप्राइव कर देती है। ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, कैसे अपना नरिशमेंट बढ़ाएं, आज हम इसी पर बात करेंगे। समझना ये है कि न्यूट्रिशन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे कैंसर से हीलिंग के लिए। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारी बॉडी खाना खाने से ग्रो करती है और हील करती है। न्यूट्रिशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रीटमेंट से पहले या ट्रीटमेंट के दौरान या फिर ट्रीटमेंट के बाद। तीनों ही कंडीशंस में न्यूट्रिशन जो है आपका बहुत प्रॉपरली मैनेज्ड होना चाहिए। जब एक कैंसर पेशेंट वेल नरिश्ड होता है तो फिर उसके जो ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो उनको कम पता चलते हैं। इसके साथ साथ ट्रीटमेंट की टॉक्सिसिटी या कॉम्प्लिकेशंस भी कम मालूम पड़ती है और ट्रीटमेंट्स वो पूरा ले पाते हैं, यानी कि वो कंप्लीट ट्रीटमेंट ले पाते हैं। अगर वो पुअरली नरिश्ड होते हैं या मैल नरिश्ड तो अक्सर ट्रीटमेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा टॉक्सिसिटी दिखाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं और वो ट्रीटमेंट पूरा ले भी नहीं पाते। कैंसर पेशेंट्स के जो केयर गिवर्स हैं उनको समझना है कि खाली बीमारी का इलाज इम्पॉर्टेंट नहीं है, न्यूट्रिशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसको हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो ज़्यादातर पेशेंट्स कैंसर के वेट लॉस होता है उनमें, और वेट लॉस के साथ साथ ऑलमोस्ट 40 to 80% पेशेंट्स मैल नरिश्ड होते हैं, यानी कि उनका न्यूट्रिशन जो है वो पुअर है। तो उनके अंदर वेट लॉस के साथ साथ इन्फेक्शंस फाइट करने की जो एबिलिटी है वो भी कम हो जाती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर हो जाती है और कभी कभी सर्वाइवल स्पैन भी पुअर हो जाता है। आइए अब देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, किन वजूहात की वजह से कैंसर जो है वो न्यूट्रिशनली पुअर कर देता है हमको। तो सबसे इम्पॉर्टेंट समझना ये है कि कैंसर ख़ुद एक डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना है और जो कैटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं उससे हम न्यूट्रिशनली डिप्राइव्ड हो जाते हैं। साथ में जो कैंसर के ट्रीटमेंट्स हैं वो भी हमको टॉक्सिसिटी करते हैं और उस टॉक्सिसिटी की वजह से भी अक्सर पेशेंट्स जो हैं वो न्यूट्रिशनली पुअर हो जाते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट्स जो अफेक्ट करते हैं न्यूट्रिशन को, उनमें से जैसे कि कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन या कोई भी टॉक्सिक ट्रीटमेंट। कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जैसे हेड एंड नेक का कैंसर या फिर ईसोफेगस का कैंसर या फिर स्टमक का, पैनक्रियास या कोलन कैंसर। ये कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जिनमें खाना जो है वो मुश्किल से स्वेलो होता है या फिर मुश्किल से डाइजेस्ट होता है या फिर मुश्किल से पचता है। किसी भी वजह से खाना जो है वो कम जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से पेशेंट्स अक्सर काफ़ी सीवियरली मैल नरिश्ड हो जाते हैं। एक सीवियर फॉर्म ऑफ मैल नरिशमेंट को हम अक्सर कैकेक्सिया भी कहते हैं। कैकेक्सिया में पेशेंट्स जो है वो इमेशिएटेड हो जाते हैं, यानी कि मसल मास और फैट लॉस बहुत सीवियर होता है। ये कंडीशन मोस्टली जब पेशेंट्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो या फिर ट्यूमर जो प्रोग्रेस कर रहा हो या फिर ट्रीटमेंट्स बहुत टॉक्सिक हो, तब जाके ये कैकेक्सिया की स्टेट में भी लैंड अप कर जाते हैं। कभी कभी पेशेंट्स एक्सेसिव परहेज़ करने की वजह से भी इस फॉर्म में एंटर कर जाते हैं। क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं तो लोग जो हैं अक्सर परहेज़ करने लगते हैं, यानी कि अन्न नहीं खाएंगे, अनाज नहीं खाएंगे, दूध और डेयरी बंद कर देंगे। तो बहुत सारे खाने जब आप फूड रिस्ट्रिक्शंस करने लगते हैं उससे भी मैल न्यूट्रिशन हो जाता है। कभी कभी एक्सट्रीम वेट लॉस ट्रीटमेंट की वजह से हो सकता है, जैसे सर्जरी, रेडिएशन या कीमोथेरेपी। इसके साथ साथ कुछ और भी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से वेट लॉस या मैल न्यूट्रिशन होता है, जैसे कि एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब फूड फियर या फूड एवर्जन। फिर नौजिया हो सकता है, नौजिया से वोमिटिंग हो सकती है, वोमिटिंग से जब वोमिट होता है तो खाना बाहर चला जाता है, तो उससे वेट लॉस हो सकता है। फिर डायरिया से भी वेट लॉस होता है और इसके साथ साथ कभी कभी एक्सट्रीम फैटिग भी वेट लॉस करती है।
इन सब कंडीशंस का प्रॉपर मैनेजमेंट पॉसिबल है, और अगर हम अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं तो हम इन सारी कंडीशंस को मैनेज कर सकते हैं जिनकी वजह से हमारा वेट लॉस हो रहा है या हमें न्यूट्रिशनली पुअर हो रहा है। अब हम बात करेंगे कैसे अपने न्यूट्रिशन को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे कौन से पॉइंटर्स हैं, इन पॉइंटर्स को आई रेकमेंड कि आप इनको एक डायरी में लिख लीजिए ताकि आप अपना न्यूट्रिशनल लेवल अपना या अपने पेशेंट के लिए बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो खाना वो खाना चाहिए कि जिससे कि हमारी सेहत बने। तो ऐसे खाने खाएं जिससे आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो। तो एक तो सही अमाउंट में खाना खाएं, सही खाना खाएं जो पौष्टिक हो, आपको न्यूट्रिशनली साउंड करे, और बैलेंस डाइट खाएं। इसके अलावा खाना जो है वो मॉडरेशन में ही खाना चाहिए, और खाना ऐसे नहीं खाएं कि आपका वज़न जो है वो एक्सेस वेट में चला जाए, यानी कि आप ओबीज़ हो जाएं, क्योंकि ओबेसिटी और एक्सेस बॉडी वेट आपकी कैंसर की ग्रोथ को बढ़ाती है। इसलिए एक्सेस बॉडी वेट नहीं रखना है, लेकिन इसीलिए मॉडरेशन में खाना खाना है। लेकिन अगर आपका वज़न कम हो गया है, आपने वेट लॉस सफ़र कर लिया है, तो फिर आप खाना अपना इंटेक बढ़ाएं। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से भी हेल्प ले सकते हैं, नहीं तो आप किसी से न्यूट्रिशनल सपोर्ट या न्यूट्रिशनिस्ट को हायर करके आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। खाने के मामले में अगर आपका वज़न कम है तो फिर आप अपना खाना वो खाएं जो आपको पसंद है, जो आपको मन को भाए। वो खाना जो है हमको ज़्यादा लगता है, जो हमें शौक़ से हम खाते हैं। परहेज़ करना छोड़ दें। परहेज़ से बहुत सारे हम न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट से हम डिप्राइव हो जाते हैं, बहुत सारी डेफिशिएंसीज़ क्रिएट हो जाती हैं, और डेफिशिएंसीज़ का भी रोल है कैंसर की ग्रोथ में। इसलिए अपने आप को न्यूट्रिशनली साउंड रखिए। किसी भी रजिस्टर्ड प्रैक्टिसिंग न्यूट्रिशनिस्ट से हेल्प ले लीजिए, या फिर आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए कि मैं क्या खाना खाऊं। तो फ्रीक्वेंटली खाना खाइए, एवरी 2 to 3 आवर्स भी खाना खाया जा सकता है। तो बजाय इसके कि हम 3 लार्ज मील्स लें, हम ऐसे भी खा सकते हैं कि जहां हम 6 स्मॉल मील्स लें। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, खाने को अवॉइड मत करिए। कोशिश करिए कि जो मील का टाइम है आपका, जो खाना खाने का वक्त है, उसमें आप खाना खाएं, क्योंकि खाना जो है उसको आपको एक प्रायोरिटाइज़ करना है। खाली खाना प्रायोरिटाइज़ नहीं करना है, ईटिंग हेल्दी भी प्रायोरिटाइज़ करना है। अब इम्पॉर्टेंट बात समझना ये है कि खाली फिज़िकल एस्पेक्ट जो है, ये डाइट और न्यूट्रिशन हमारा एक कैंसर के हीलिंग के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बता दूं, जो मैं अपने सारे पेशेंट्स को बताती हूँ, कि एक वेट चार्ट मेंटेन करिए। अपना वेट चार्ट बनाइए, मॉर्निंग और इवनिंग अपना वेट रिकॉर्ड करा करिए। कभी भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आपका 2 किलो वज़न बढ़ा है या 2 किलो वज़न कम हुआ है। कभी कभी हम रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट वज़न से चेक करते हैं, तो अगर आपका वज़न 2 किलो या 5 किलो बढ़ा है तो हो सकता है आप ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड कर रहे हो। अपने वज़न को बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से कैलकुलेट करिए। बॉडी मास इंडेक्स एक हेल्थ इंडिकेटर है जो बताता है कि हम कितने हेल्दी हैं, ओबीज़ हैं या अंडरवेट हैं। हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है वो आप गूगल करने से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर्ड होता है, तो वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर्ड, ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है आपकी हेल्थ को बताने के लिए। आपका बॉडी मास इंडेक्स रफली बिटवीन 20 to 25 होना चाहिए। 25 एंड अबव ओवरवेट या ओबेसिटी होता है, एंड लेस देन 20 अंडरवेट होता है। कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। पेन नहीं होना चाहिए। किसी भी मरीज़ का एक बेसिक राइट है कि वो पेन में नहीं रहे, चाहे वो किसी भी बीमारी में हो। तो कोशिश करिए कि अपने पेन को मैनेज करिए। पेन शुड बी वेल मैनेज्ड एट ऑल टाइम्स ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। पेन आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेन से स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ होती है और खाना भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। हेल्थ हमेशा होलिस्टिक होती है। हेल्थ इज़ नॉट अबाउट फिजिकल एस्पेक्ट। देयर आर 4 डायमेंशंस टू हेल्थ, जिसमें स्पिरिचुअल, इमोशनल और सोशल वेलबींग भी इम्पॉर्टेंट है। तो अपना मूवमेंट भी बढ़ाएं, फिज़िकली एक्टिव हों। जब आप कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हो तो फिर कोशिश करिए अपने आप को फिज़िकली एक्टिव भी रखें। थोड़ी बहुत एक्टिविटी आपको करनी चाहिए ताकि आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो, आपका एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव हो। तो चाहे आप खाली वॉक ही कर लें अपने घर में, ये भी एक अच्छा तरीका है अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। इसके साथ साथ अपने कुछ टूल्स डेवलप करिए जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज़्ड होता है। हम इतने अच्छे से खाते नहीं हैं, या तो हम ओवर ईटिंग करते हैं या फिर हम अंडर ईटिंग करते हैं। तो स्ट्रेस हमारा बहुत अच्छे से मैनेज्ड होना चाहिए। और एक बहुत अच्छा टूल है स्ट्रेस को मैनेज करने का, वो है योगा। और हम क्योंकि एक लैंड ऑफ योगा में रहते हैं, हम लोग ब्लेस्ड हैं, वी ऑलरेडी हैव इट इन अस। योगा इज़ अ गुड प्रैक्टिस
जिससे आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हर रोज़ प्राणायाम और डीप ब्रीदिंग करिए और साथ में ध्यान लगाना सीखिए। ध्यान इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जो भी आप एक्सरसाइज करें वो एक्सरसाइज हो जिसमें आपको अच्छा लगे, जिसको आप इंजॉय करें, जिससे आपका मूड एलिवेट हो, और फिर आप जो है वो बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूव करेंगे। तो लाइट एक्सरसाइज या लाइट टू मॉडरेट एक्सरसाइज बहुत बेनिफिशियल है। कोशिश करें एक जगह नहीं बैठें। एक जगह बैठने से हमारा स्ट्रेस लेवल्स भी बढ़ता है, हम सेडेंट्री फेज़ में आते हैं, और बीइंग सेडेंट्री हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। ये हमारा वेट भी बढ़ाता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसको हम अक्सर इग्नोर करते हैं वो है हमारी स्लीप। स्लीप में हमारी हीलिंग होती है। जब हम स्लीप स्टेट में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी के रेपरेटिव फंक्शंस जो होते हैं वो एक्टिविटी में आ जाते हैं। तो यानी कि हमारी बॉडी जो है वो हीलिंग की तरफ चलती है। तो हमको स्लीप जो है वो अपनी प्रॉपर लेनी है। रफली 8 to 10 आवर्स एवरी डे हमको अपनी स्लीप लेनी है। ये माइंड में रखिए कि आपकी स्लीप जो है वो डीप होनी चाहिए। यू शुड एंटर इनटू डीप स्लीप, और स्लीप उचाट नहीं होनी चाहिए। और कोशिश करें कि अपनी सर्केडियन रिदम के हिसाब से आप स्लीप अपनी पूरी लें। सबसे अच्छा तरीका जो स्लीप लेने का है वो बिटवीन 10 PM to 4 AM होता है। इस फेज़ में हमको ज़रूर सोने की कोशिश करनी चाहिए, तो हमारे हीलिंग प्रोसेसेस जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। एक फूड डायरी बनाइए, उसमें लिखिए आपको कौन से खाने अच्छे लगते हैं, कौन से खाने आप खा सकते हैं, और कौन से आपको खाने हैं जो कि आपको नापसंद हैं या जिनसे आपको नुकसानात होते हैं, या हो सकता है आपको एलर्जी होती हो। ऐसे लिखने से हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है और हम अपना प्रोग्रेस भी ट्रैक कर सकते हैं। उस फूड डायरी में ये भी लिखिए कौन से हेल्दी फूड्स हैं जो आप खा सकते हैं और कौन से अनहेल्दी फूड्स हैं जो आपको अवॉइड करने हैं। जब आप लिस्ट बना रहे हों तो ये माइंड में रखिए कि आपकी लिस्ट में एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स होने चाहिए जिनको आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे। जो फूड्स आपको अवॉइड करने चाहिए वो फूड्स हैं जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कर रहे हैं। अब कुछ इश्यूज़ भी आते हैं जब हम न्यूट्रिशनली पुअर होते हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन हो जाता है अक्सर, चाहे नॉजिया वोमिटिंग की वजह से हो या किसी और वजह से। डिहाइड्रेशन मैनेज हो सकता है, ये अपना फ्लूइड इंटेक बढ़ाइए। जब अपना फ्लूइड इंटेक या तो आप ओरली बढ़ाइए या फिर IV फ्लूइड्स के थ्रू। ओरल में भी पानी से भी हो सकता है, जूसेस के थ्रू आपका फ्लूइड इंटेक बढ़ सकता है, और वाटर रिच फूड खाने से भी हो सकता है। तो ऐसे खाने खाएं अपनी डाइट में जो वाटर रिच हों, ताकि आपका कॉन्स्टिपेशन भी मैनेज हो सके। कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट या डिहाइड्रेशन, ये सब कुछ मैनेज हो सकता है जस्ट बाय टेकिंग द राइट डाइट। कभी कभी पुअर न्यूट्रिशन से अनीमिया भी हो जाता है। अनीमिया का मतलब हीमोग्लोबिन कम हो गई। हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल है क्योंकि वो हमारी ऑक्सीजनेशन में हेल्प करता है। तो हमको हीमोग्लोबिन अपना दुरुस्त रखना है, अनीमिया को मैनेज करना है। ऐसे खाने चूज़ करिए जिससे आपकी हीमोग्लोबिन बढ़े और अनीमिया कम हो। कुछ आयरन स्टडीज़ और हीमोग्लोबिन टेस्ट रूटीन टेस्ट की तरह कराते रहा करिए, जिससे कि आप अनीमिया अपना मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे ये बताऊंगी कि ऐसे कौन से खाने आपको खाने चाहिए जिससे आपकी कैंसर की हीलिंग स्टार्ट होगी, और ऐसे कौन से खाने अवॉइड करिए जो आपकी हेल्थ को नुकसान कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।